गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम एक नया चैप्टर चालू कर रहे हैं अपने इलेक्ट्रिक सर्किट में। इस चैप्टर में सिर्फ दो ही टॉपिक हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं किसी भी सर्किट सिंप्लीफिकेशन के लिए। हमें आगे के चैप्टर में जो भी सर्किट देखना है उनको सिंप्लीफाई करना है, तो उसमें ये बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो ये जो दो टॉपिक हैं उनमें सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा वो है मेश करंट एनालिसिस। मेश करंट एनालिसिस में जो टर्म है मेश, मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में कि किसी भी सर्किट में कोई भी जो बंद परिपथ है उसे हम लूप या मेश कहते हैं। लेकिन इस बंद परिपथ में जो लूप और मेश, मैं फिर से आपको एक बार बता दे रहा हूँ, ये हमारा एक सर्किट है। मैंने एक सर्किट, सिंपल सर्किट ड्रॉ किया है। तो इस सर्किट में यदि मैं नेमिंग कर दूँ A, B, C, D, E, F, तो इस सर्किट में आपको क्या दिख रहा है कि हमारे पास जो मेश है वो कितने हैं? 3 हैं। कौन कौन से? A, B, E, F। दूसरा है B, C, D, E। तीसरा है A, B, C, D, E, F। मतलब A, B, E, F एक मेश, B, C, D, E दूसरा मेश और A, B, C, D, E, F ये तीसरा मेश। पर जो लूप है, लूप जो हमारा है वो केवल एक है और वो है A, B, C, D, E, F। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि किसी भी सर्किट में जो बंद परिपथ है उसे हम लूप भी कहते हैं और मेश भी कहते हैं। लेकिन जो मेश होता है वो जो लूप होता है उसे हम मेश कह सकते हैं। मेश को लूप और मेश दोनों कह सकते हैं, लेकिन जो लूप होता है उसे हम मेश नहीं कह सकते, क्योंकि लूप के अंदर मेश होता है, मेश के अंदर लूप नहीं होता। क्लियर? तो यहाँ पर जो मेश करंट एनालिसिस है उसमें हम जो यहाँ पर एक सिंपल सर्किट में आपको दिख रहा होगा कितने मेश हैं हमारे। अगर सिंपली हम बात करें तो 2 मेश हैं, 2 घर हैं हमारे पास, 2 रूम हैं, रूम 1 और रूम 2। तो यहाँ पे कितने मेश हमें दिख रहे हैं? 2 मेश, या इसे हम लूप भी कह सकते हैं। तो 2 लूप दिख रहे हैं, लूप 1 और लूप 2। क्लियर? तो यहाँ पर मेश करंट एनालिसिस में सिंपल सा जो एक कॉन्सेप्ट हम समझते हैं, मेश करंट एनालिसिस में इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मेश is equals to number of unknown current is equals to number of current equation। ये एक सिंपल सा और बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है किसी भी मेश करंट एनालिसिस को समझने के लिए, कि किसी भी मेश करंट एनालिसिस में जितने मेश होंगे, नंबर ऑफ मेश जितने होंगे उतने ही नंबर ऑफ आपके अननोन करंट होंगे और उतने ही नंबर ऑफ करंट के हमारे इक्वेशन बनेंगे। मीन्स मेश करंट एनालिसिस में आपको किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ अप्लाई करना पड़ता है और अननोन करंट फाइंड आउट करना पड़ता है। तो मेश करंट एनालिसिस में जैसा है कि मेश में आपको करंट को एनालाइज करना है, और ये मेश में करंट को जो एनालाइज करते हैं वो हम किरचॉफ वोल्टेज लॉ के द्वारा करते हैं, किरचॉफ के वोल्टेज लॉ के द्वारा। और सिंपल सा हम ये कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं किसी भी मेश करंट एनालिसिस में कि नंबर ऑफ मेश इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ अननोन करंट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ अननोन करंट इक्वेशन। क्लियर है? तो ये मेश करंट एनालिसिस को समझाने के लिए मैं एक सिंपल सा सर्किट
अगर आप बोलेंगे तो मैं 2 सर्किट का बता सकता हूँ या 3 सर्किट का, तो हम सिंपली 3 सर्किट लेके इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल हम मेश करंट एनालिसिस के लिए आप एग्जांपल भी समझ सकते हैं या डेरिवेशन भी इसको आप कह लीजिए कि मेश करंट एनालिसिस का डेरिवेशन। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले एक सिंपल सर्किट हम ड्रॉ करेंगे। हमने यहाँ पर एक वोल्टेज सोर्स लिया, इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है। ये एक रेजिस्टेंस आपने लगा दिया यहाँ पर, एक यहाँ पे रेजिस्टेंस लग गया, फिर ये एक यहाँ पर, ये, और ये तीसरा जो हमारा लूप या मेश आप कह लीजिए, ये प्लस से माइनस। क्लियर? यहाँ पे वोल्टेज VA, ये वोल्टेज VB, यहाँ पे रेजिस्टेंस R1, रेजिस्टेंस R2, रेजिस्टेंस R3, रेजिस्टेंस R4 और ये रेजिस्टेंस R5। क्लियर? तो इस मेश करंट एनालिसिस को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर कितने लूप या कितने मेश हैं आपके? 3 मेश हैं, 1, 2 और 3। ये 3 मेश हो गए। 3, जैसा यहाँ पर मैंने बताया कि मेश करंट एनालिसिस में नंबर ऑफ मेश कितने हैं? 3, 1, 2, 3। तो नंबर ऑफ अननोन करंट कितने होंगे? नंबर ऑफ मेश के बराबर, मतलब करंट I1, इसमें करंट I2 और इसमें करंट I3। पहले लूप में जो करंट है उसको हम I1 नाम दे रहे हैं, दूसरे लूप में जो करंट है या दूसरे मेश में जो करंट है उसे हम I2 कह रहे हैं, और तीसरे मेश में जो करंट है उसे हम I3 कह रहे हैं। क्लियर है? अब सबसे जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है किसी भी मेश करंट एनालिसिस के लिए कि आपको यहाँ पर जो 3 अननोन करंट हैं I1, I2 और I3, इसके डायरेक्शन को डिसाइड करना, क्योंकि किसी भी मेश करंट एनालिसिस में करंट का डायरेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, जो ये आपके सर्किट सिंप्लीफिकेशन के लिए बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट होता है। यदि आप सही डायरेक्शन में करंट को डिसाइड नहीं करते हैं, करंट का डायरेक्शन सही डायरेक्शन में नहीं रखते हैं, तो आपका जो सर्किट है वो सिंप्लीफिकेशन होने की जगह बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, जिसको सॉल्व करने में आपको बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम करना पड़ेगा। तो सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है कि जब भी आप करंट, जितने भी आपके मेश हों या जितने भी आपके लूप हों, उनमें जितने भी करंट हैं उन सभी का डायरेक्शन यदि सर्किट में नहीं दिया है, आपको एज्यूम करना है, तो आप जितने भी अननोन करंट हैं उनका डायरेक्शन एज इट इज़ रखेंगे। फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ 3 लूप है, तो मेरे पास 3 अननोन करंट होंगे। मैंने करंट का डायरेक्शन कैसा एज्यूम किया है? क्लॉकवाइज, मतलब मेरा करंट I1 भी क्लॉकवाइज घूम रहा है, करंट I2 भी क्लॉकवाइज घूम रहा है और करंट I3 भी क्लॉकवाइज घूम रहा है। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मेरे 3 अननोन करंट और मैंने तीनों के जो डायरेक्शन है वो एक जैसे रखे हैं। एक जैसे रखने पे आपको जो सर्किट सिंप्लीफिकेशन करना है वो बहुत ही ईजिली हो जाएगा। इसमें आपको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि जब करंट का डायरेक्शन एक जैसा होता है तो आपको जो हम साइन लगाते हैं पॉजिटिव या निगेटिव का, उसको एज्यूम करना बहुत ही इजी हो जाता है। ये तो पहला इम्पॉर्टेंट चीज़ था। दूसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ कि हम जब जिस भी लूप को कंसीडर करेंगे, लूप 1 हो या लूप 2 हो या लूप 3 हो, फॉर एग्जांपल यदि मैं लूप 1 को कंसीडर कर रहा हूँ तो मैं लूप 1 के अकॉर्डिंग जो भी साइन एलिमेंट्स पे लगाऊंगा, उन साइन को उससे इंटरकनेक्टेड लूप का करंट भी फॉलो करेगा। फॉर एग्जांपल आपको पता है कि करंट हमेशा रेजिस्टेंस में प्लस से माइनस जाता है, प्लस से माइनस, प्लस से माइनस, प्लस से माइनस, प्लस से माइनस। क्लियर है? तो यदि मैं मान लीजिए अगर लूप 1 को कंसीडर करता हूं और लूप 1 में मेरा करंट घूमते हुए रेजिस्टेंस R2 पे आ रहा है, तो ये जो करंट I1 है वो रेजिस्टेंस R2 पे कैसे आ रहा है? प्लस से माइनस। तो इसे मैं क्या लिखूंगा? माइनस
I1 R2, लेकिन सेम टाइम पे मेरा जो करंट I2 है वो भी रेजिस्टेंस R2 पे जा रहा है, लेकिन वो किस साइन को फॉलो करेगा, लूप 1 के साइन को ही फॉलो करेगा, क्योंकि मैंने क्या कंसीडर किया है, लूप 1 को कंसीडर किया। और जब मैं लूप 1 को कंसीडर किया हूँ तो लूप 1 जो होगा वो प्रायोरिटी पर होगा और बाकी जो इंटरकनेक्टेड लूप हैं उसको ही फॉलो करेंगे। कैसे करेंगे मैं बताता हूँ, लेकिन उससे पहले हम अपने लूप की नेमिंग कर देते हैं। A B C D E F G H, मैंने ये लूप की नेमिंग कर दी। तो सबसे पहले मैं स्टेप फर्स्ट या कंसीडर द मेश, या आप इसको लूप भी बोल सकते हैं, मेश 1 दैट इज A B G H। मैं A B G H लूप को कंसीडर कर रहा हूँ। तो जब मैं A B G H लूप को कंसीडर कर रहा हूँ तो यहाँ पर जो पहला लूप है वो किससे कनेक्ट है, लूप सेकंड से। मतलब मेरा रेजिस्टेंस जो है वो लूप 1 और लूप 2 के बीच में लगा है। मतलब दो रूम के बीच में एक विंडो का काम कर रहा है, एक खिड़की की तरह काम कर रहा है, जिसमें हम, या एक डोर के रूप में काम कर रहा है, जिसमें हम इस रूम से दूसरे रूम में भी जा सकते हैं और दूसरे रूम से इस रूम में भी आ सकते हैं। ऐसा हम एक एज्यूम कर सकते हैं। तो जब हम मेश 1 को कंसीडर कर रहे हैं, मतलब आपका ABGH मेश को ले रहे हैं, तो यहाँ पर कहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, इस वोल्टेज के पॉइंट से स्टार्ट करेंगे। तो घूमना जब चालू कर रहे हैं हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो वोल्टेज में कैसे जा रहे हैं, माइनस से प्लस, तो इसे हम क्या लिखेंगे, VA। फिर यहाँ से घूमते हुए हम इस रेजिस्टेंस में आए, तो आपको पता है कि रेजिस्टेंस में हमेशा करंट का मान क्या होता है, कम होता है। मतलब वो रेजिस्टेंस में हमेशा करंट पॉजिटिव साइड से एंटर करता है और नेगेटिव साइड से एग्जिट करता है। तो यहाँ पे जो करंट का मान है वो क्या हो जाएगा, माइनस और रेजिस्टेंस इंटू करंट I1, मतलब I1 इंटू R1। उसी प्रकार हम घूमते हुए कहाँ पर आ गए, अपने रेजिस्टेंस R2 पे। यहाँ भी करंट हमेशा कैसे होगा, पॉजिटिव में एंटर करेगा और नेगेटिव में एग्जिट करेगा। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, माइनस I1 R2। लेकिन ये जो R2 एलिमेंट है, R2 रेजिस्टेंस जो है, सेम टाइम पे कहाँ पर है, लूप 2 में भी कनेक्ट है। तो ये इस रेजिस्टेंस पे कौन सा करंट आ रहा है, I2 करंट भी आ रहा है, लेकिन वो I2 करंट कैसे आ रहा है, यहाँ पर माइनस से प्लस में इंटर कर रहा है। तो चूंकि माइनस से प्लस में जा रहा है तो पॉजिटिव होगा, इस कारण हम इसे क्या लिखेंगे, प्लस I2 R2 इज इक्वल्स टू 0। ये हम कैसे लिख पा रहे हैं, अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ के कारण हम ये एक इक्वेशन को लिख पा रहे हैं। इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करें तो I1 को एक साथ, I2 को एक साथ और वोल्टेज को एक तरफ करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, VA माइनस कॉमन करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 इंटू I1 प्लस I2 R2 इज इक्वल्स टू 0। माइनस को हम 0 के इस तरफ लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, R1 प्लस R2 I1 प्लस माइनस I2 R2 इज इक्वल्स टू VA। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 कहलाएगा। क्लियर। उसी प्रकार मैं क्या करूंगा, अपने सेकेंड लूप को लूंगा, सेम इसी तरह से आपको दिख रहा होगा। अब हम अपने मेश BCFG को ले रहे हैं। यहाँ पर देखिए आप, ये है BCFG। BCFG को जब हम लेंगे तो यहाँ पर हमारा प्रायोरिटी में करंट कौन सा होगा, I2 करंट होगा, और
जब आप सेकेंड मेश को कंसिडर कर रहे हैं तो इससे इंटरकनेक्टेड मेश 1 और मेश 3 के जो करंट हैं वो मेश 2 के करंट के अकॉर्डिंग साइन को ही फॉलो करेंगे। मतलब मेश 2 में जो भी आप साइन कंसिडर करेंगे इंटरकनेक्टेड रेजिस्टेंस पे, उसी साइन को मेश 1 के करंट और मेश 3 के करंट को भी फॉलो करना पड़ेगा। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो आपको पता है कि रेजिस्टेंस में करंट हमेशा प्लस से माइनस में जाता है। तो यहाँ पर जो हम लिखेंगे तो हमारा जो करंट हो जाएगा वो क्या होगा, आप -I2R3, ये आपको दिख रहा है। यहाँ से करंट इंटर किया R3 में तो -R2R3। फिर यहाँ से घूमते हुए हम कहाँ पे आए, रेजिस्टेंस R4 पे। तो R4 पे जो करंट आ रहा है हमारे लूप 2 का, तो इसे हम क्या लिखेंगे, -I2R4। लेकिन सेम टाइम पे रेजिस्टेंस 4 में लूप 3 का करंट I3 भी इंटर हो रहा है, और वो कैसे इंटर हो रहा है, माइनस से प्लस। तो इसे हम क्या लिखेंगे, +I3R4। क्लियर। फिर हम घूमते हुए कहाँ पे जाएंगे, रेजिस्टेंस R2 पे जाएंगे, जहां पर हमारा जो करंट है वो कैसे जा रहा है, प्लस से माइनस में। तो इसे हम क्या लिखेंगे, I2R2। पर सेम टाइम में इस R2 रेजिस्टेंस पे लूप 1 से कौन सा करंट आ रहा है, I1 करंट आ रहा है, और वो कैसे आ रहा है आपका, माइनस से प्लस में। तो इसे हम +I1R2 = 0 लिखेंगे। ये भी हम कैसे लिख रहे हैं, अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ के हिसाब से। क्लियर है। तो अब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे। I1 करंट को एक साथ, I2 करंट को एक साथ और I3 करंट को एक साथ रखेंगे। तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि I1 R2 पॉजिटिव में है, फिर माइनस I2 R2 माइनस I2 R3 माइनस I2 R4 प्लस I3 R4 = 0। क्लियर। तो अब हम इसे क्या कर रहे हैं, फिर सिंप्लीफाई कर रहे हैं। तो I1 R2 माइनस आपने कॉमन किया, तो I2 कॉमन हो गया, तो इन ब्रैकेट क्या बचेगा, R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस I3 R4। ये बना आपका इक्वेशन नंबर 2। क्लियर। अब हम कंसीडर करेंगे अपने थर्ड मेश को। मेश कौन सा मेश हमारा अब आएगा, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। मेश अब आएगा हमारा CDEF। CDEF को हम कंसीडर करेंगे, तो मेश CDEF आपका CDEF मेश आया। तो यहाँ भी हम अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर अब लूप थर्ड को आपने कंसीडर किया है, तो लूप थर्ड में कौन सा करंट बह रहा है, आपका करंट I3। तो इससे इस लूप से इंटरकनेक्टेड रेजिस्टेंस में जो करंट है वो कैसे जाएगा, प्लस से माइनस जाएगा, और इसके साथ जो कनेक्टेड लूप है उसका करंट लूप 3 के करंट के अकॉर्डिंग साइन को ही फॉलो करेगा। तो हम इसको यहाँ से स्टार्ट करते हैं वोल्टेज से। तो वोल्टेज में ये कैसा जा रहा है, प्लस से माइनस। तो इसे हम कैसे लिखेंगे, -VB। यहाँ से घूमते हुए हम कहाँ पर आ गए, रेजिस्टेंस R4 पर आ गए। तो रेजिस्टेंस R4 में आपका जो करंट I3 वो कैसे जा रहा है, प्लस से माइनस जा रहा है। तो इसे हम लिखेंगे -I3R4। पर उसी समय इस R4 पे लूप 2 का करंट I2 आ रहा है, और वो कैसे आ रहा है, लूप 3 के अकॉर्डिंग साइन को फॉलो करते हुए माइनस से प्लस में आ रहा है। तो इस कारण ये क्या लिखाएगा, +R4I2। फिर हमारा लूप 3 का जो करंट है I3 वो कहाँ जा रहा है, रेजिस्टेंस 5 पे, और कैसे जा रहा है, प्लस से माइनस। तो इसे हम लिखेंगे -I3R5
इज इक्वल्स टू 0। इसे भी सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, I2 R4 माइनस I3 R4 माइनस I3 R5 माइनस VB इज इक्वल्स टू 0। वोल्टेज को हम दूसरे तरफ लेके जाएंगे तो क्या कहलाएगा ये हमारा, I2 R4 माइनस I3 को आपने कॉमन किया तो R4 प्लस R5 इज इक्वल्स टू VB। ये आपका इक्वेशन नंबर 3 हो गया। तो यहाँ पर आपको मैंने जैसा बताया था कि मेश करंट एनालिसिस में नंबर ऑफ जितने मेश होंगे उतने ही नंबर ऑफ अननोन करंट होंगे और उतने ही नंबर ऑफ अननोन करंट इक्वेशन बनेंगे। तो मैंने आपको ये एक बताया 3 मेश का, तो यहाँ पे 3 मेश थे 1 2 3, तो यहाँ पे 3 अननोन करंट I1 I2 I3 और 3 उनके इक्वेशन बने, इक्वेशन 1, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3। इन तीनों इक्वेशन को हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं, मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं जिसे बोला जाता है क्रैमर्स रूल में लिखते हैं। क्रैमर्स रूल में होता है आपका R इंटू I इज इक्वल्स टू V। ये मैट्रिक्स होता है। यदि आपका 3 अननोन है तो जो मैट्रिक्स बनेगा वो 3/3 का बनेगा। 2 अननोन है तो मैट्रिक्स 2/2 का बनेगा। जितने अननोन मैट्रिक्स उतने बाई उतने का बनेगा। तो यहाँ पर जो आपका है वो क्या हो जाएगा, R 3/3 इंटू I 3/1 इज इक्वल्स टू V। ये भी किस में बनेगा, 3/1 में बनेगा। क्लियर? कैसे लिखेंगे हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस की मैट्रिक्स को आप बनाएंगे। तो सबसे पहले आपका जो इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 1 में I के साथ क्या है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। इक्वेशन 1 में I1 के साथ क्या जुड़ा है, R1 प्लस R2 और I2 के साथ क्या जुड़ा है, माइनस R2। I3 का कोई भी टर्म्स इसमें नहीं है और कांस्टेंट क्या है आपका, V है। तो उसी प्रकार से हम यहाँ पे लिखेंगे R1 प्लस R2 माइनस R2 और ये 0। ये होगा आपका I1 I2 और I3 इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा आपका क्या है, आपका VA। कांस्टेंट क्या था इसमें, VA कांस्टेंट था। I1 के साथ क्या था, R1 प्लस R2। I2 के साथ क्या है, माइनस R2 और I3 के साथ क्या है, यहाँ पे I3 का टर्म ही नहीं है तो 0 और कांस्टेंट में क्या है, वोल्टेज VA। उसी प्रकार जो हमारा इक्वेशन 2 है, इक्वेशन 2 में आपको दिख रहा होगा I1 के साथ क्या है, R1। I2 के साथ क्या है, I2 के साथ क्या है, I1 के साथ है R2। I2 के साथ क्या है, R2 प्लस R3 प्लस R4 और I3 के साथ क्या है आपका, R4। यहाँ पर कांस्टेंट टर्म क्या है, इज इक्वल्स टू 0 है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 0। उसी प्रकार इक्वेशन नंबर 3 में क्या है, I1 का कोई भी टर्म नहीं है तो I1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। I2 के साथ क्या है, R4 और I3 के साथ क्या है, माइनस इन ब्रैकेट R4 प्लस R5 और कांस्टेंट में क्या है आपका VB। इस प्रकार से हम अपने 3 अननोन करंट के जो 3 इक्वेशन बने थे उन इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं जिसे क्रैमर्स रूल कहते हैं। मैट्रिक्स फॉर्म में लिखे क्रैमर्स रूल के द्वारा इसको सॉल्व करेंगे। तो ये मैट्रिक्स फॉर्म में हमने लिख लिया है। अब इसको आप क्रैमर्स रूल के द्वारा जब आप सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले क्या होता है कि हम
जो वैल्यू निकालते हैं वो डेल कहलाता है। डेल की वैल्यू निकलती है आपकी, इसको हम या तो डायरेक्ट अपने कैलकुलेटर में मैट्रिक्स फॉर्म में डालकर भी निकाल सकते हैं, या अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो बहुत थोड़ा लंबा इसका बनता है जो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप सिर्फ इसको सॉल्व करेंगे, फॉर एग्जांपल R1 प्लस R2 इन ब्रैकेट क्या हो जाएगा आपका R2 प्लस R3 प्लस R4 मल्टीप्लिकेशन माइनस फॉर्म में R4 इंटू प्लस R5 माइनस R4 का स्क्वायर, फिर माइनस माइनस प्लस R2 इन ब्रैकेट ये हो जाएगा आपका R2 माइनस में R4 प्लस R5 माइनस 0 और प्लस 0 इंटू जो भी आपका। तो इनको सॉल्व करने से डेल आएगा। फिर इसकी जगह पे जब आप कांस्टेंट वैल्यू को पुट करेंगे, मतलब इस कांस्टेंट वैल्यू को जब आप यहाँ पर रखकर इसी प्रकार से सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा डेल 1। फिर इस 1 जब ये मिलेगा आपको डेल 1, यदि आप इसको यहाँ पुट करते हैं तो उसी प्रकार से इसको यदि आप यहाँ पुट करेंगे तो आपको मिलेगा डेल 2। इस कांस्टेंट VA0 VB को अगर हम यहाँ पे पुट करें और इसको फिर से इसी प्रकार से सिंप्लीफाई करें तो आपको मिलेगा डेल 2, और इसे यदि आप यहाँ पे पुट करते हैं तो आपको मिलेगा डेल 3। तो यहाँ पर जब आप अननोन करंट का मान निकालेंगे तो I1 इज इक्वल्स टू होगा आपका डेल 1 बाई डेल, I2 इज इक्वल्स टू होगा आपका डेल 2 बाई डेल, और I3 इज इक्वल्स टू होगा डेल 3 बाई डेल। ये मैंने आपको एक सिंपल डेरिवेशन बताया कि मेश करंट एनालिसिस में क्या होता है। मेश करंट एनालिसिस का सिंपल कॉन्सेप्ट है कि इसमें अननोन करंट हमें फाइंड आउट करना रहता है और केवीएल बेस्ड होता है। ये किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ के अकॉर्डिंग बनाया जाता है इसमें, ठीक है। तो जितने नंबर ऑफ मेश होंगे उतने ही नंबर ऑफ अननोन करंट होंगे और उतने ही नंबर ऑफ आपको करंट इक्वेशन बनाने पड़ेंगे। तो यहाँ पर हमारा 3 करंट का, 3 लूप का या 3 मेश का मैंने आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देके मेश करंट एनालिसिस को समझाया है कि इस प्रकार से आपको 3 इक्वेशन बनाने हैं। उन 3 इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने के बाद आपको क्रैमर्स रूल से सॉल्व करना है। यदि आपके पास टाइम कम है या आप उसको इजीली बनाना चाहते हैं तो आपके पास जो कैलकुलेटर है उस कैलकुलेटर में आप कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, मैट्रिक्स फॉर्म में जाकर अपने इन वैल्यूज को पुट करके आप वहां पर डायरेक्ट ही डेल, फिर इस कांस्टेंट वैल्यू को पहले कॉलम में रख के फिर से मैट्रिक्स फॉर्म में वैल्यू पुट कीजिए तो आपको डेल 1, फिर इस कांस्टेंट वैल्यू को कॉलम नंबर 2 में रख के मैट्रिक्स में वैल्यू पुट कीजिए तो आपको डेल 2, फिर इस कांस्टेंट वैल्यू को कॉलम 3 में रख के मैट्रिक्स में वैल्यू पुट करके सिंप्लीफाई कीजिए तो आपको डेल 3 मिलेगा। इस डेल 1, डेल 2, डेल 3 के मदद से आप I1, I2, I3 निकाल सकते हैं। I1 इज इक्वल्स टू होगा डेल 1 बाई डेल, I2 इज इक्वल्स टू होगा डेल 2 बाई डेल, और I3 इज इक्वल्स टू होगा आपका डेल 3 बाई डेल। तो ये था हमारा आज मेश करंट एनालिसिस। मेश करंट एनालिसिस के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा और इसको सॉल्व करेंगे। मैक्सिमम क्वेश्चन है, इजी है, केवीएल बेस्ड है। बस सिंपल आपको ये ध्यान में रखना है कि जितने भी मेश होंगे उतने आपको अननोन करंट निकालने हैं और उतने करंट इक्वेशन बनेंगे। और यदि आपके सर्किट में करंट का डायरेक्शन नहीं दिया है तो आपको करंट का डायरेक्शन एज इट इज एक जैसा मानना पड़ेगा, एक ही डायरेक्शन में मानना पड़ेगा। चाहे आपके 2 मेश हो, 3 मेश हो, उनमें करंट का डायरेक्शन यदि नहीं दिया है तो आपको सेम डायरेक्शन
मानना पड़ेगा, चाहे आप उसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाइए चाहे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाइए, पर जिस भी डायरेक्शन में आप घुमाइए आप एक जैसा घुमाइए, ताकि आपको जो सर्किट सिंप्लीफिकेशन है, जो इक्वेशन है वो इजी पड़े। क्योंकि एक कॉन्सेप्ट यदि आप लेकर चलेंगे तो ही आप सर्किट को इजीली सॉल्व कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं। क्योंकि और अगर आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कॉन्सेप्ट को रखेंगे तो आपका जो सर्किट है वो आपको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन कर देगा, सर्किट को बहुत ज़्यादा टफ कर देगा। तो अपने कॉन्सेप्ट को एक जैसा बनाइए, करंट को चाहे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाइए चाहे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाइए, पर एक ही डायरेक्शन रखिए। ये नहीं कि एक्सपेरिमेंट करने के लिए या सजावट के लिए हम लूप एक मेश में करंट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन घुमा रहे हैं तो दूसरे मेश में हम करंट को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा रहे हैं। ये आप तभी कीजिए जब आपको दिए गए क्वेश्चन में जो सर्किट प्रोवाइड किया जाएगा उसमें करंट का डायरेक्शन दिया गया हो। यदि करंट का डायरेक्शन नहीं दिया है, आपको एज्यूम करना है, तो आप उसको यूनिवर्सल डायरेक्शन मानिए, एक जैसा मानिए, यूनिफॉर्म रखिए कि हमें उसे क्लॉकवाइज लेना है कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन लेना है। और सिंपली 3 करंट इक्वेशंस बनाने हैं, उन 3 करंट इक्वेशंस को मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखना है और अपने कैलकुलेटर से या इस क्रैमर रूल के द्वारा हमें उसे सिंप्लीफाई करना है। यदि आप क्रैमर रूल से सॉल्व करते हैं तो उसको आप अपने कैलकुलेटर में मैट्रिक्स ऑप्शन में वैल्यूज को पुट करके अपने आंसर को क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। तो आज के क्लास में इतना ही। होप सो आपको ये सेकेंड चैप्टर में जो मैंने मेश करंट एनालिसिस के बारे में बताया ये आपको समझ में आ गया होगा। और किसी प्रकार का कोई भी यदि डाउट है तो आप ट्यूटोरियल क्लास में मुझसे पूछिए। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम मेश करंट एनालिसिस से रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। मैं कुछ आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी दूंगा कि आप उसको घर में प्रैक्टिस कीजिए, सॉल्व करके देखिए। क्योंकि ये हमारा सर्किट है, इलेक्ट्रिक सर्किट मैथ्स की तरह है। जितनी ज़्यादा आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, सर्किट के जो कॉन्सेप्ट हैं वो आपको और ज़्यादा क्लियर होते जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। होप सो आपको आज का लेक्चर, आज का टॉपिक समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम न्यूमेरिकल के साथ मिलते हैं। ओके।